गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अवध ओझा, सीनियर फैकल्टी नेक्स्ट आईएएस। इस साल के सीएस रिजल्ट के बाद, सिविल सर्विस रिजल्ट के बाद बड़े सारे सितारों से हमारा सामना हुआ और बहुत सारे सितारों को हम आपके सामने लेकर आए। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे सितारे को लाए हैं जिसने एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के बावजूद सिविल सेवा में एक बड़ा अहम स्थान बनाया। सामान्य पृष्ठभूमि के साथ साथ जो सबसे और अहम बात है कि ये निशा अग्रवाल, जिनकी 51 रैंक है सिविल सर्विस में, ये हरियाणा से है। हरियाणा हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पितरात्मक समाज आज भी बहुत हावी है और उस जगह से आकर इन्होंने एक अपना ऐसा मुकाम बनाया, ऐसा मुकाम कि इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में एक आदर्श एस्पिरेंट के रूप में उभर कर सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हें कंग्रेचुलेट करेंगे। निशा, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। ऑप्शनल इनका पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ग्रेजुएशन कर रखा है हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से, मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हमारे पास वैसे तो बड़े सारे सवाल हैं इनके लिए, लेकिन पहला सवाल हमारा यही है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो ऑड परिस्थितियों में खेलना जाने। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 430 रन बनाए और अफ्रीका ने चेस किया, 435 बनाए। वो है खेल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इतनी ऑड परिस्थितियों के बावजूद इतना साहस कैसे इकट्ठा किया? सर, टीचर्स ने ही बोला था कि एडवर्सिटी से फिर वो और निखर के आती हैं चीज़ें, तो एडवर्सिटी हमें और स्ट्रांग बनाती हैं। और सर, फैमिली, टीचर जो गुरुजन थे वो हमेशा एक शील्ड की तरह रहे कि वो चैलेंजेस इतने आने ही नहीं दिए, तो इतनी ऑड परिस्थिति उन्होंने कभी बनने ही नहीं दी। सर वो जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सोसाइटी हम जो बोल रहे थे कि अभी हरियाणा का सोशल माइंडसेट इतना चेंज नहीं हुआ है, बट आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू गेट अ फैमिली जो सर जहाँ पे एक लड़की के ज़्यादा लाड हुए हैं, बल्कि मेरे भाइयों के कम हुए थे सर। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई बहन सब, और सर पूरा गांव, पूरा शहर, और सर केजी से लेके पूरा यहाँ तक की जर्नी, हर टीचर, उनका हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा सर। तो वो चैलेंजेस इतने फील ही नहीं होने दिए सर उन्होंने। तो संघर्ष तो था सर, मेहनत भी थी, बट साथ साथ उनका सहयोग के बिना आई थिंक आई वोंट बी हियर सर। इन्होंने बताया कि समाज कैसा भी रहा हो, लेकिन इन्हें समाज, परिवार से लेकर समाज के हर हिस्से का समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। ये एक बहुत बड़ा संदेश है इस देश के परिवारों के लिए कि बेटियों को जितना ज्यादा आप समर्थन करेंगे, मतलब समर्थन सबको करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेटियां भी आगे बढ़ें, नाम कमाएं, तो जैसे ये कह रही हैं कि इनकी एक लाइन बड़ी कीमती है जो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं उस पर अंडरलाइन करें कि बेटी होने के बावजूद हमारा बहुत ज्यादा लाड़ हुआ, मान सम्मान हुआ, और वो एक बहुत बड़ी भूमिका रही होगी आज इनके यहां तक पहुंचने में। ये पहला अटेम्प्ट था जी सर। तो एक ब्रीफ में बताओ निशा कि कोई 4 स्टेप बताओ जो तुमने लिए और उस 4 स्टेप ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया तैयारी के। सर, पहला स्टेप होगा स्ट्रैटेजी बनाना कि एक्चुअली टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, व्हाट दिस एग्जाम डिमांड्स। इट डिमांड्स डेडिकेशन टू अंडरस्टैंड द होल सिलेबस। इतना वास्ट सिलेबस है सर। तो मेरे भैया थे विक्रम गरेवाल, ही ऑल्सो सिक्योर्ड 51 रैंक इन 2019, सो ही गाइडेड मी थ्रू आउट दिस प्रोसेस कि कैसे सिलेबस को हमें समझना है। ही पास्ट ईयर पेपर्स हमने देखे, तो सर उससे एक बार पहले प्लान स्ट्रैटेजी बना ली थी दैट दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। सर, कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने एक्सक्लूसिवली इस पे फोकस करना शुरू कर दिया था, और सर मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए थे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, जो इस प्रोसेस में मुझे और हेल्प कर पाए। तो एक एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा बन गया था सर। तो फर्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। सेकेंडली सर, वी स्टार्टेड विद NCERTs। 1-2 महीने में NCERTs कवर की, ऑप्शनल कवर किया। तो सर बेसिक बुक से स्टार्ट की और उसी पे हमने फाउंडेशन बिल्डअप करी। लक्ष्मीकांत,
बिपिन चंद्रा जो हमारी बेसिक बाइबल्स हमें बोलते हैं, तो उन पे फिर बिल्डअप किया. सो सेकेंडली सर बेसिक बुक्स कवर करना, जो सभी टॉपर्स सेम ही बुक्स करते हैं सर. thirdly would be practice mock test. I have solved near about 350 mock tests for prelims. My target was 200 mock tests, but due to COVID period, the period was extended, so I solved about 350 mock tests. This is not a गुरु मंत्रा कि सबको इतने करने हैं सर, कोई एक पेपर से भी सॉल्व कर लेते हैं. एंड फोर्थली वुड बी सर फॉर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एंड इन सब के ऊपर आती है एक होप, ऑप्टिमिज्म, कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत इतने सारे बच्चे बैठते हैं सर. तो उस मोमेंट के लिए मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स हमेशा ये कहते रहे कि होगा, क्योंकि दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द रिजल्ट सूनर और लेटर. सो these four were my basic steps, sir, and I repeated them back to back again because revision is also again a key in this exam. 4 बातें जितने लोग भी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, 4 बातें. पहली बात, आप अपने सिलेबस को समझें. दूसरी बात, बेसिक्स को तैयार करें. तीसरा, मॉक टेस्ट. जैसे इन्होंने कहा कि मैंने तो 350 पेपर सॉल्व किए, और इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं कि सबको 350 ही करने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए. और चौथी बात, आपकी आशा. खैर, अब मैं मिस्टर परमार से चाहूंगा कि आप अपना सवाल करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस निशा. और चूंकि बहुत दिनों से हम लोग आपको पढ़ाए हुए हैं तो जानते भी हैं, और हमने वैसे भी मोमेंट देखे, ठीक है, क्योंकि जब आप आज यहाँ पे जहाँ पे भी हैं लोग देख रहे होंगे तो आपको सफल देख रहे होंगे, लेकिन पीछे सब लोग की कहानी नहीं पता है. तो आपको क्या कभी लगा ऐसा दिक्कत कि अब इस मोमेंट पे नहीं होगा? और अगर ऐसा लगा तो फिर क्या वो फोर्स था जो आपको इंस्पायर किया टू बाउंस बैक एंड टू गेट इनटू द प्रोसेस कि नहीं हम अपनी मोमेंटम बनाए रखें? सर 24 सितंबर 6/12 पे रिजल्ट आया था, तो मुझे 6/10 तक लग रहा था कि शायद होगा या नहीं होगा. सर वो लास्ट तक लगता ही रहता है, बिकॉज इस एग्ज़ाम में सर कभी भी सर्टेनिटी नहीं हुई कि हो. सर जब वो सर्टेनिटी हो जाती है ना, फिर काम करने का मन ही नहीं करता. तो इसलिए वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन आवर टोज कि नहीं हुआ. सर मैंने 14 को इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने 17 से वापस 10 अक्टूबर की तैयारी शुरू कर दी थी प्रीलिम्स की. तो सर उस केस में बस, और इंटरव्यू के बाहर जब बैठी थी ना सर, तब भी बहुत सब ऐसे हिलने लग गया था. तो ऐसे सर ने बोला था दैट यू नीड टू गो बैक टू योर ब्रेथ, कि आप अपने सांस पे ध्यान दें. तो मेडिटेशन, योगा हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस. एंड सर जब ये लगता है कि शायद नहीं होगा, तो उस केस में सर यही होता था कि जो अभी तक अचीव किया है, तो शायद देयर इज़ समथिंग दैट मतलब वर्क, हमने हार्ड वर्क किया है, तो वो शायद कहीं ना कहीं कुछ तो है. तो अपनी अचीवमेंट्स को याद करना सर, कि उधर वो प्राइज़ जीता था, उधर ये जीता था, टीचर ने ये बात कही थी, तो वो सब चीज़ें एकदम से दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी ले आती थी. तो नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ पॉजिटिव से थोड़ा सा कंपनसेट कर लेते थे सर. अच्छा निशा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे बहुत सारे हमने टॉपर्स टॉक नेक्स्ट आईएएस के मतलब प्लेटफॉर्म से कराएं, और बहुत सारे हमें अभी तक इंजीनियर्स मिले. हमें इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि हम दोनों ही लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, और आप भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, और हम दोनों लोग काफ़ी दिनों से आपको जानते हैं. तो एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि सीसेट के पेपर में, चूँकि करीब 8-9-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सीसेट में अगर क्या आपको कोई दिक्कत हुई है, या कुछ जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को compete कर सकते हैं, कि उनको मेंटल ब्लॉकेट तो नहीं है कि वो नहीं अब ये इंजीनियर्स ही सेलेक्ट होंगे या ह्यूमैनिटीज़ वाले हो नहीं सकते? तो एक तरह से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों में भी थोड़ा अगर आपको लगता है कि नहीं वो इक्वली फिट एंड कॉम्पिटेंट हैं टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तो एक मैसेज उनको भी प्लीज़. सर आई थिंक कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इक्वली कॉम्पिटेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जो बोलता है कि कोई भी आ सकता है. इसके अलावा सर मैं कहूँगी सर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट,
क्योंकि सी सैट में बेसिक मैथ्स ही आता है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग जो 12th तक हम सीख चुके होते हैं। सर फॉर्चुनेटली आई हैड मैथ्स इन 11th-12th क्लास, तो सर एक वो साइंटिफिक टेम्पर और लेबोरियसनेस वो आ गई थी वहाँ से। लेकिन सर मैं यही कहूँगी कि इवन इफ जिन्होंने 11th-12th में भी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी हो, उनके लिए भी सर सी सैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। वी जस्ट नीड टू सॉल्व सम पास्ट ईयर पेपर्स, जो पिछले सारे साल के पेपर हो गए, एंड कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दैट वुड बी सफिशिएंट सर। थैंक यू निशा। हमारे साथ दो नए मेहमान हैं, तो अब हम उनकी तरफ माइक पास करेंगे। मैम, आपका अगला सवाल। मैं तो बहुत नई नहीं हूँ। अ, मेरा नाम ज्योति सिंह, एमडी ऑफ मेडिजी ग्रुप, नेक्स्ट आईएएस। सो निशा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बहुत आपकी बधाइयाँ, अभिनंदन। निशा जी, आपने जैसे कहा कि आपको बीइंग अ गर्ल, आप तो बहुत लकी रहे, आपको फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला और आपके आसपास के बैकग्राउंड में वहाँ भी सपोर्ट मिला। लेकिन निशा, आप जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो ऐसे बैकग्राउंड से होती हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती। वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से होती हैं, पर अगर हम जब उनसे बात करने जाते हैं तो लगता है कि कितनी इनके अंदर अभी एंथू है और ये बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं होता। तो आपने भी कुछ ऐसा कभी महसूस किया कि ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, है ना? इस आप बताइए। मैम, यू सेड इट वेरी करेक्टली कि सबको इक्वल प्रिविलेज नहीं होता, या बहुत सारे चैलेंजेस सब फेस करते हैं। तो मैम, मैं जैसे सर ने बोला कि एक दादाजी ने भी बोला था कि सामान्य परिवार से आके असामान्य काम करना, तो सर ये तो अचीवमेंट होने के बाद सबको पता लगता है। लेकिन मैम, मैंने भी गांव में मेरा 18 साल गांव में ही परवरिश है, बामला गांव है मेरा। तो उधर मैंने पूरा, मैं कुएं से पानी लेके आती थी अपनी दादी जी के साथ, मैंने वो सारे काम कर रखे हैं मैम, और मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं सर मैम इसको मैं वो नहीं मानती, मेरे को वो इतना अच्छा लगता है वो याद करके कि दैट वाज आल्सो अ फेज, क्योंकि मेरे को उस फेज से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैम, मेरे जो साथ में उस गांव में रहती थी, तो आज उनके बच्चे हो चुके हैं, दे आर जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। तो आज मैं उनको बस, मैम ये इतना ये लगता है कि अगर मेरी जैसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती तो शायद उनकी मेरी जगह आज वो बैठी होती यहाँ पर। तो मैम, मैं बस यही कहूँगी कि अभी वो सोशल माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है। शायद मुझे देख के कल एक दादाजी या एक फादर देख के कहेंगे कि शायद मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ तो वो भी ऑफिसर बन सकती है। तो मैम, मेरे लिए सिर्फ एक प्रेरणा का काम है मैम, मेहनत तो उनका खुद का होगा। तो अभी मैं जैसे गाँव में स्कूल में बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ, तो दे आर नॉट इवन आस्किंग क्वेश्चंस, इतना डर है उनके अंदर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, मैम टीचर्स ने भी बोला कि अगर मुंह में हो जबान, खोपड़ी में हो ज्ञान और शरीर में हो जान, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो मैम यही तो मैं उन सभी लड़कियों, मेरी सभी बहनों के लिए यही संदेश है मैम कि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, और जैसे मेहनत हम करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव होगा, ज़रूर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगी। तो ऐसे इस तरह हम, जैसे आप बेसिक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रही आज जो 10th क्लास में लड़की है वो अभी से पहले आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दे। एक जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल पे आप एक्सेल करने की कोशिश करें, उसी लेवल को आप समझें, अपने माँ बाप का सपोर्ट करें। और मैं सभी आसपास के उनके जो रिश्तेदार हैं सभी उनको सपोर्ट करें कि आप एक भेदभाव ना करो, आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, दे आर इक्वली योर पार्ट एंड यू मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। तो निशा जी ने बताया कि पेरेंट्स को, रिश्तेदार को और समाज को, सभी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी लड़कियां या सारे ही बच्चे आईएएस ऑफिसर बने या एक किसी डिपार्टमेंट में जाएं, लेकिन उनकी जो समझ विकसित होगी, वो समझ उनके आगे आने वाले जीवन पे, चाहे आप उनकी शादी करें, उनका जो भविष्य है, उनके आगे बच्चे होंगे, उन सब के लिए वो समझ बहुत ज़रूरी है, बहुत काम करती है, एक परिवार में रहने की एक बहुत अच्छी सीख उनको देती है। तो बहुत अच्छी बात कही निशा जी। निशा जी, एक और जानना है मुझे, क्यूरियोसिटी है कि पेरेंट्स का तो बड़ा सपना होता है कि हमारे बच्चे आईएएस बन जाएं,
पेरेंट्स का सिर्फ ये सपना होता है, लेकिन उस बच्चे का ये सपना होता है कि मैं जब आईएएस बन जाऊंगा तो मैं देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं ये करना चाहूँगा। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम समाज से लेते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी कुछ बहुत अच्छा उसमें प्लस करके हम अपने समाज को, नेशन को हम दें। तो आपका कोई ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहेंगी? मैम इसमें मैं बस एक वो जो गांधी जी ने कंसेंट्रिक सर्कल की बात की थी कि आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे आप और अच्छा बना सकते हो, तो मैं अपने फैमिली से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राज्य से, फिर पूरे देश से कैसे मैं एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती हूँ और बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे इंटरेक्शन, मेरा फोकस रहेगा मैम कि मैं बच्चों को एटलीस्ट इस प्रोसेस के बारे में समझा पाऊँ कि इसको तैयारी कैसे करते हैं आप किसी भी फील्ड में मैम, स्पोर्ट्स में। तो जस्ट गिविंग देम नॉलेज, गिविंग देम अवेयरनेस वुड बी माई फोकस। एंड देन मैम एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कैसे वो मैम ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ आएगा कि क्या क्या एक ऑफिसर कर सकता है। तो मैं हर स्टेप पे मेरा मैम फोकस यूथ रहेंगे, वुमेन रहेंगे और सोसाइटी का हर सेगमेंट रहेगा कि मैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैम जो हमारे एथिक्स में हमें जो वैल्यूज सिखाई जाती हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू होल्ड देम टू माई हार्ट एंड विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन प्रैक्टिस मैम। वी हैव लर्न टिल नाउ, टीचर्स ने हमें सब सिखा दिया, पढ़ा दिया, अभी दिस इज़ द टाइम टू इम्प्लीमेंट देम ऑल ऑन द ग्राउंड। सो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट मैम। वेरी गुड निशा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ काम करना चाहती हैं। तो ओझा सर, मैं आपको माइक देती हूँ। आप अपना सवाल करें, एकदम करें। नमस्कार, मैं मंजरी ओझा। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें इस पद के लिए। मेरा सवाल ये है कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में निशा अग्रवाल क्या संदेश देना चाहती हैं सबको? मेरा संदेश केवल यही है जो कृष्णा जी की भी फिलॉसफी रही है, निष्काम कर्म करना। और ये मैंने खुद में इसकी भुक्त भोगी हूँ कि ज़्यादा फल की टेंशन नहीं लेनी है तो निष्काम काम करते रहना। एंड मैं आज कह सकती हूँ कि टेंशन हर दिन होगी आपको कि नहीं हो रहा, शायद छोड़ देते हैं, बट नहीं, यू हैव टू कैरी ऑन। एक और बार ट्राई कर देते हैं, एक बार और अपना 100% दे देते हैं। तो नेवर लूज होप। आपकी आशा, आपका ऑप्टिमिज्म ही आपको स्ट्रेंथ देगा। और आप जब किसी इंटरव्यू रूम में जाएंगे, सर ने बोला था कि आप खुद आपकी स्ट्रेंथ होंगे। तो ऑलवेज हैव टू होल्ड अपॉन योर सेल्फ, ऑलवेज हैव टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ। मैं सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रही, आपको जिस फील्ड में जाना है, यू हैव टू बी एन ओलंपियन, यू हैव टू बी एन इंजीनियर, यू हैव टू बी अ टीचर, एनी प्रोफेशन। You have to trust yourself, you have to give 100% to that work. आप ये नहीं हो कि आप हार भी गए तो ये अफसोस ना हो कि मैंने 100% नहीं दिया था। Just give your the best and just move your feet ahead and just go on. That would be my message. थैंक यू निशा, थैंक्स अ लॉट। और इतनी सारी बातें जो इन्होंने बताई और एक बड़ी ही सामान्य स्तर पर आकर सारी बातों को डिफाइन किया। इतनी बड़ी सफलता पाना यूपीएससी में, जहां जिस देश में 1 बिलियन 50 करोड़ लोग रहते हैं और हर साल 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं, और उस परीक्षा में 800 लोगों के बीच में अपना नाम बनाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हर उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम इस लिस्ट में होता है। लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो जाते हैं। नाम तो सबका, मेहनत तो सबकी बराबर की है, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो जाते हैं जो एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल से निकलकर बाहर आते हैं और फिर अपना स्थान बनाते हैं, और निशा उनमें से एक है। तो निशा एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, आईएएस एस्पिरेंट के रूप में ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और एक आईएएस अफसर के रूप में यह आने वाले काफ़ी लंबे समय तक बहुत लोगों का आदर्श बनी रहेंगी। थैंक यू।